हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावना एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो यूकेपीएससी एई और जेई के पेपर में जो 100 नंबर की इंग्लिश पूछता है उसके लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप भी इन क्लासेस को लेना चाहते हैं तो भावना एजुकेशन हब की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आज हमारा क्लास नंबर 6 है, क्योंकि हमें 80 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। तो मैं आपको 80 प्लस मार्क्स की तैयारी करा रहा हूँ ताकि आप आसानी से, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, 80 प्लस मार्क्स आप आसानी से लेकर आ सकते हैं। तो आज है हमारा क्लास नंबर 6। देखिए हमारा डेली स्केड्यूल क्या रहता है। देखो हमारा डेली स्केड्यूल ये रहेगा, हमें डेली 10 वर्ड्स विद पिक्चर्स करने हैं, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस करने हैं, 5 फिलर्स करने हैं, 2 स्पेलिंग करनी है, 5 पैरा जंबल्स करने हैं और एक करना है पैसेज। पैसेज टोटल 4 आएंगे और एक पैसेज में 5 सवाल आता है, यानी 20 नंबर का पैसेज है। तो देखो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका हमें डायरेक्ट बेनिफिट कहाँ मिलेगा। देखो जो हमें 10 वर्ड्स विद पिक्चर्स कर रहे हैं, ये हमारा जो फायदा देगा डायरेक्ट किस में देगा, सिनोनिम्स में। जो हम सिनोनिम्स भरेंगे अपने, प्लस जो हमारे एंटोनिम्स होंगे, प्लस देखो डेली क्लास ले रहे हैं ना, अब आप चेक करना कि आप कितने मार्क्स की प्रिपरेशन मेरे साथ कर रहे हो। ठीक है, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम्स हो गए, प्लस देखो इसमें जो वोकैब बेस्ड फिलर्स होंगे, वोकैब बेस्ड फिलर्स, वोकैब बेस्ड फिलर्स, और प्लस जो मेरे होमोनिम्स होंगे, होमोनिम्स। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 आने हैं भाई, 5 तो आने हैं ये सिनोनिम, और 5 आने हैं एंटोनिम्स, और 5 आनी है वोकैब बेस्ड फिलर्स, और 5 आने हैं होमोनिम बेस्ड। पर ये 20 की 20 मार्क्स तब आएंगे जब मेरे भाई आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी। यानी ये 20 नंबर तो वोकैबलरी के हैं। वोकैबलरी अगर नहीं आती तो इनसे हाथ धो दोगे, और इनसे हाथ धोने का मतलब है कि यूकेपीएससी में आप फेल हो गए। 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे तो 5 मार्क्स आपके यहाँ पर, देखो 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली करेंगे तो 5 मार्क्स आपके यहाँ पर पक्के हो गए, इन्हें आपके कोई नहीं काट सकता। हम 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस डेली करते हैं तो 5 नंबर आपके यहीं पक्के हो गए। यानी कि हम डेली कितने नंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखो फिलर्स, फिलर्स मेरा आएगा प्रेपोजिशन बेस्ड, प्लस वोकैब और होमोनिम तो वहां पर हो गया, प्लस सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। और भी आएंगे लेकिन फिलहाल हम पता है हम आर्टिकल वाले भी कर रहे हैं, प्लस आर्टिकल वाले भी तो कर रहे हैं हम डेली, आर्टिकल। तो खास बात इसकी है कि 5-5 आने हैं, तो 5 नंबर तो हम डेली प्रिपेयर अपने वाले कर रहे हैं भाई। 5 मार्क्स मेरे ये प्रिपेयर हो रहे हैं डेली, और 5 मार्क्स मेरे ये प्रिपेयर हो रहे हैं, और 5 मार्क्स मेरे ये प्रिपेयर हो रहे हैं। तो जरा लगाना हिसाब, 5 और 5 10, 5 या 15, तो 15 मार्क्स हम डेली अपने यहाँ पर पक्के कर रहे हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है, अभी तो छठी क्लास है। और यहाँ पर ये हम डेली 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, तो भाई 10 नंबर हम यहाँ पर पक्के करके चल रहे हैं हमने पहले ही। और अब तक ग्रामर का हमने नाम भी नहीं लिया, हमने ग्रामर का नाम भी नहीं लिया। देखो कितना मटेरियल आप प्रिपेयर करके चल रहे हो। हम डेली 2 स्पेलिंग याद करते हैं, लो भाई 5 नंबर ये पकड़ो। ठीक है, आज से, क्योंकि अब हमारी सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर होंगी, तो आज से आपके लिए जो स्पेशल ऑफर है, हमने पैरा जंबल्स स्टार्ट कर दिए हैं। तो 5 आने हैं, 5 में से एक भी नहीं छूटने का आपका, 5 में से एक भी नहीं छूटेगा, 5 में से एक भी नहीं छूटेगा। और मेरे भाई पैसेज, पैसेज आने हैं 20 नंबर के, तो 20 मार्क्स यहां से आपके पकड़ के चलूंगा आज के बाद। जरा देखना कितने नंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। 20 और 10 30, और 15 कितने होते हैं 45, और 5 कितने होते हैं 50, और 5 55, और 20 75, यानी 75 मार्क्स का हमारा ये सेशन है जो हम डेली करते हैं। जो हम डेली करते हैं कितने नंबर का, 75 मार्क्स का हमारा सेशन है जो हम डेली करते हैं। अब इसमें क्या बच गया, एक तो 5 नंबर की वॉइस बच गई, और 5 नंबर की नरेशन बच गई, और यहाँ पर जो है 15 नंबर के और फिलर्स बच गए। तो वही 75 और 25 कितने हो जाएंगे मेरे, 100 नंबर।
तो 75 मार्क्स का तो मेरा ये क्लास है डेली का, 75 मार्क्स। तो अब देख लो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर मेरे भाई वोकैबुलरी याद नहीं करोगे तो 20 नंबर ही और 10 नंबर ही है, 30 नंबर खत्म तुम्हारे, बच गए 70। अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्पेलिंग की, पैराजंबल की और पैसेज की, तो भाई 30 नंबर ये खत्म, 30 और 30 60, 60 नंबर खत्म हो गए। तुक्का मार वगैरह के 15 आ सकते हैं इसमें से, और 40 का उधर बच गया, 40 में से 25, 25 15 40, तो 40 45 तक ही घूम सकते हो अगर सिर्फ तुक्का बेस्ड स्टडी करके सिर्फ ग्रामर पढ़ के पेपर देने जाओगे तो। और अगर नंबर लाने हैं 80+, तो ये रहा डेली का स्केड्यूल, इसे करो फॉलो हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 वर्ड्स विद पिक्चर्स। पहला शब्द देखिए, देखो शब्द यहां पर देखेंगे, एक पिक्चर देखेंगे, निमोनिक टेक्निक भी देखेंगे। देखो एम्बिगुअस, जैसे मैं बोलता हूं इसको एक बार ऐसे बोलने की कोशिश किया करो। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेकार्था, यानी एक शब्द जिसके एक से ज्यादा मतलब निकलते हो, जिसको हम कहते हैं डबल मीनिंग में बात मत कर, कहना कुछ और चाहते हो पर क्या कुछ और रहे हो, डबल मीनिंग वाली बातें, ठीक है। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसके एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके, अनेकार्था, ठीक है। सिनोनिम देखो, अगर आप किसी भी वर्ड के एक से ज्यादा अर्थ निकाल सकते हो उसका मतलब उसको समझाना मुश्किल है। तो क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है, जो चीज पजल्ड फॉर्म में होती है, जो चीज पजल्ड फॉर्म में होती है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। एनिग्मेटिक, एक वर्ड आ गया एनिग्मा, एनिग्मा भी होता है पहेली की तरह जिसको समझा नहीं जा सकता। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब है जो चीज स्पष्ट नहीं है। देखो मैंने कहा था ऑब्सक्योर और वेग, ये तुम्हें याद होने चाहिए, जो चीज स्पष्ट नहीं होती, ऑब्सक्योर धुंधला धुंधला, वेग स्पष्ट न होना, तो इनका मतलब है स्पष्ट न होना। तो भाई अगर किसी वर्ड का हमें मीनिंग ही क्लियर नहीं है, उसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली सी बात है हमें वो चीज क्या होगी, क्लियर नहीं होगी, ऑब्सक्योर होगी, वेग होगी, स्पष्ट नहीं होगी। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो चीज मुझे स्पष्ट होगी। देखो क्लियर बिल्कुल साफ, ऑब्वियस, लूसिड का मतलब होता है साफ बिल्कुल क्लियर, जो क्लियर दिखता है, और सर्टेन का मतलब जो चीज फिक्स है। अगर कोई चीज फिक्स है मतलब उसका मीनिंग क्या है, फिक्स है। एग्जांपल देखिए, इट वाज एन एम्बिगुअस सेंटेंस दैट कुड बी टेकन इन 2 वेज, यह एक अस्पष्ट वाक्य था जिसे दो तरह से समझा जा सकता था, ठीक है। अब यहां पर देखिए जरा, ये जो आदमी है, ये जो आदमी है, इसने लेडीज को कहा कॉल मी अ टैक्सी प्लीज। कॉल मी अ टैक्सी प्लीज का मतलब होता है कि मेरे लिए एक टैक्सी बुला दो, मेरे लिए एक टैक्सी बुला दो। तो उसके दो मतलब निकल गए, क्या, यू वांट मी टू गेट यू अ टैक्सी, भाई लेडीज कह रही है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक टैक्सी बुलाऊं, एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब क्या होगा कि तुम मुझे टैक्सी कह रहे हो, कॉल मी अ टैक्सी प्लीज की, और टेल यू आर अ टैक्सी। देखो ये आदमी कह रहा है इसको कि कॉल मी अ टैक्सी प्लीज, कि कॉल मी अ टैक्सी प्लीज, इसे कह रहा है ये आदमी, इसे कह रहा है कि कॉल मी अ टैक्सी प्लीज, यानी कि मेरे लिए एक टैक्सी बुलाओ, एक मतलब तो ये हो गया। और दूसरा देखो कि अगर ये आदमी इस लेडीज को कह रहा है कि कॉल मी अ टैक्सी प्लीज, कि मुझे टैक्सी कह के बुलाओ, आदमी औरत से कह रहा है कि मुझे टैक्सी कह के बुलाओ, तो हो गए दो मतलब। अब देखो निमोनिक, एम्बिगुअस, देखो एम्बी प्लस गैस, देखो एम्बिगुअस में गैस साउंड आ रहा है, गैस, और जो चीज हमें गैस करनी पड़ती है इसका मतलब क्या, वो चीज हमें स्पष्ट नहीं है। तो जो भी चीज मुझे गैस, यानी जिस भी चीज का मुझे अंदाजा लगाना होगा वो चीज मुझे स्पष्ट नहीं होगी, मतलब साफ नहीं है। तो गैस कहाँ लगाते हैं हम, अंदाजा लगाना। अंदाजा किन चीजों का लगता है, जो चीज स्पष्ट नहीं होती, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। तो एम्बिगुअस आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड वर्ड एम्बीवेलेंट, देखो एम्बिगुअस और एम्बीवेलेंट एक दूसरे के चाचा भतीजा हैं। कैसे, एम्बिगुअस का मतलब होता है जब आप किसी शब्द के मतलब में क्लियर ना हो, एक से ज्यादा अर्थ किसी चीज के। एम्बिवेलेंट एक से ज्यादा विचार, विचार कैसे, 12वीं कर ली तुमने, 10वीं कर ली, 10वीं नंबर तुम्हारे 70-75% आ गए, तो तुम्हारे माइंड में दो चीजें आएंगी, क्या, पहला कि भाई साइंस साइड लूं या कॉमर्स लूं। तो जहां पर एक से ज्यादा फीलिंग्स हो या एक से ज्यादा थॉट हो तो उसे बोलते हैं एम्बीवेलेंट। हैविंग और शोइंग अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स और ओपिनियंस अबाउट समथिंग और समबडी, मिश्रित या मिली जुली भावनाओं से युक्त, ठीक है, उभयमुखता। सिनोनिम देखिए, इक्विवोकल, देखो अनश्योर का मतलब क्या है, जो चीज श्योर नहीं है। डाउटफुल, जिस पर डाउट है। अनडिसाइडेड की निर्णय नहीं ले पा रहे हैं हम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सर्टेन, जो चीज फिक्स है। डिसाइडेड, जो बिल्कुल निर्णयात्मक है। और श्योर, जो चीज मैं 100% में श्योर हूं कि भाई मैं तो साइंस साइड लूंगा, मुझे बनना है क्या, एक साइंटिस्ट, की भाई मैं तो कॉमर्स ही लूंगा, मुझे तो सीए का कोर्स करना है। एग्जाम्पल, सी हैज ambivalent feelings about her academics that what should she will do after
हाई स्कूल। उसे अपनी पढ़ाई को लेकर मिली जुली भावनाएं हैं कि हाई स्कूल के बाद उसे क्या करना चाहिए। एक आप फोटो देख सकते हैं, एक लड़की है बेचारी, 10वीं कर ली इसने, सोच रही है कि भाई साइंस लूं या कॉमर्स लूं। तो एम्बिगुअस और एम्बिवेलेंट। एम्बिगुअस होता है, एम्बिगुअस गैस, गैस कब करते हैं जब अनुमान लगाना होता है। अनुमान कब लगाते हैं जब चीजें पक्की नहीं होती, सर्टेन नहीं होती, यानी कि जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हों। एम्बिवेलेंट क्या होगा, एक से ज्यादा विचार। 10वीं के बाद साइंस लूं या कॉमर्स लूं, शादी अपनी कास्ट में करूं या इंटर कास्ट में करूं। एमिलियोरेट, सुधारना होता है इसका मतलब। टू मेक समथिंग बेटर, सारे के सारे वर्ड रटवा दूंगा आपको मैं, सारे के सारे। टू मेक समथिंग बेटर, स्थिति आदि सुधारना, बेहतर करना। देखो सिनोनिम, इंप्रूव का मतलब भी बेहतर करना होता है, बेटर का मतलब भी बेहतर करना होता है, एनहांस का मतलब बढ़ाना होता है, बूस्ट का मतलब बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, वो जो सचिन तेंदुलकर ऐड करता है। बूस्ट का मतलब आपने कोई चीज बूस्ट कर दी। अगर आप इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स डालते हो, वहां पर एक ऑप्शन होता है बूस्ट दिस रील, यानी कि आप इसको, इसके व्यू सुधारना चाहते हो। तो भाई उल्टा क्या हो जाएगा, वर्सन, यानी इसको बुरी हालत में करना, डैमेज करना, रिड्यूस करना। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉन्टेड टू एम्यूलरेट हर मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम टू मेक हर पेरेंट्स हैप्पी। वह अपने माता पिता को खुश करने के लिए बोर्ड एग्जाम में अपने मार्क्स बेहतर करना चाहती थी। एक लड़की को अपने माँ बाप को खुश करना था, तो वो क्या चाहती थी कि उसके 12वीं या बोर्ड में उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाए, तो अपने बोर्ड में मार्क्स बढ़ाना चाहती थी। देखो यहाँ पर एक लेडीज है, शायद ये डॉक्टर है, कोई इंटर्न है कोई यहाँ पर ये डॉक्टर की। तो यहाँ पर ये बेचारा बूढ़ा है, तो ये उसको क्या करा रही है, डंबल्स लगवा रही है, यानी कि इसकी जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करवा रही है। देखो क्या चाहते करेंगे। इमली, देखो एमिलियो रेट, एमिलियो में इमली है, इमली, और इमली का रेट बढ़ते ही, अगर आप दुकान पे जाओगे, आपने एक क्वालिटी की इमली कहा कि भाई ये वाली दे दो, बेकार थी, तुमने कहा, जैसे तुमने रेट बढ़ाया कि भाई और महंगी दिखा, तो एकदम उसकी जो हालत है उसमें आ जाएगा सुधार। तो इमली का रेट बढ़ते ही उसमें सुधार आ गया, इमली का रेट बढ़ते ही उसकी गुणवत्ता में क्या आ गया, सुधार। तो इमली का रेट बढ़ते ही उसकी गुणवत्ता में सुधार आ गया। तो एमिलियो रेट का मतलब क्या होता है, सुधार या स्थिति को सुधारना। फोर्थ, अमेनिटी का मतलब होता है सुविधाएं, यानी कि एक्स्ट्रा सुविधाएं, ठीक है। समथिंग दैट मेक अ प्लेस प्लेजेंट और इजी टू लिव इन। देखो सुविधा का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि ये चीज चाहिए चाहिए। एक तो होती है नेसेसिटी, एक होता है एमेनिटीज। नेसेसिटी का मतलब होता है कि जिसके बिना काम ना चलता हो, और एमेनिटी का मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा सुख सुविधाएं, ठीक है। समथिंग दैट मेक अ प्लेस प्लेजेंट और इजी टू लिव इन, किसी स्थान को अधिक आरामदेह बनाने के लिए सुख साधन सुविधाएं। सिनोनिम देखो, फैसिलिटी, सर्विस और यूटिलिटी। एंटोनिम मस्ट, मस्ट का मतलब है जरूर चाहिए, एसेंशियल और नेसेसिटी, ठीक है। एग्जांपल, फ्री न्यूज़पेपर, फ्री अमेनिटी पैक, निशुल्क समाचार पत्र, निशुल्क सुविधा पैक, ठीक है। याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक, देखो यहाँ पर ना ये होटल है, ठीक है, होटल है, सर्दी का मौसम चल रहा है, तो भाई इन्होंने क्या किया, अपने गेस्ट के लिए यहाँ पर आग जलवा दी। अब देखो आग जलवाना एक तरह से इन्होंने एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो दी, एक्स्ट्रा फैसिलिटी की। भाई देखो जरूरी नहीं है ना कि भाई हमारे कस्टमर आएंगे और यहाँ पर आंच भी सेकेंगे, यहाँ पर आंच भी सेकेंगे, जरूरी थोड़ा ही है। होटल के कहीं मेन्यू कार्ड में ऐसा लिखा होता है कि हम आपको आग सिखवाएंगे, नहीं होता। पर ये क्या है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो इनको दे रहे हैं। निमोनिक देखिए, अमन है किसी सिटी में, अमन का मतलब होता है सुख चैन, सुख चैन शांति, अमन पीस। अमन है किसी सिटी में, देखो अमेनिटी, अमन है किसी सिटी में, तो वो सिटी सुविधाओं वाली होगी। अगर किसी सिटी में अमन है, अमन कोई लड़का नहीं है, अमन है सुख सुविधा, एक तरह से खुशी। अमन है किसी सिटी में, तो अगर जिस भी शहर में, जिस भी शहर में अमन होगा, शांति होगी, तो वहां पर वो शहर कैसा होगा, सुविधाओं वाला होगा। तो अमेनिटीज का मतलब क्या होता है, सुविधाएं, ठीक है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। तो अमन है किसी सिटी में, अगर किसी सिटी में क्या है, अमन है, शांति है, सुख है, तो उस शहर में क्या होंगी, सुविधाएं। तो अमेनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं। एक एक वर्ड रटवा दूंगा आपको मैं। एमिएबल, एमिएबल पिछले 3-4 दिन से रेगुलर आ रहा है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, मिलनसार, एमिएबल, ठीक है। फ्रेंडली, देखो अफेबल आता ना, अफेबल, अफेबल वर्ड आता, तो अफेबल और एमिएबल एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। अफेबल का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिससे आप आसानी से जाके बात कर सकते हो, इजी टू अप्रोच, जिससे आप आसानी से अपने दिल की बात कह सकते हो, खुले विचार वाला, बिल्कुल मिलनसार व्यक्ति। तो एमिकेबल उसी का सिनोनिम है, इसका मतलब है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण, मिलनसार। सिनोनिम फ्रेंडली, अफेबल और एमिकेबल। देखो एमिएबल हो, एमिकेबल हो और अफेबल हो, तीनों का मतलब होता है मिलनसार। तो याद रखना, एमिएबल, एमिएबल, अफेबल और एमिकेबल तीनों सेम है। एमिएबल भी क्या होता है, मिलनसार, अफेबल भी मिलनसार, एमिकेबल भी मिलनसार। तो उसका एंटोनिम क्या होगा, अनकाइंड, जो दयालु ना हो, रूड, जो कैसा हो, बिल्कुल रूड, रूड नेचर कैसा होता है, गुस्सैल किस्म का, और बुरिश, बुरिश होता है गंवार से, बोलने की तमीज भी ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल, देयर रिलेशनशिप हैजंट ऑलवेज बीन एमिकेबल, उनका रिश्ता हमेशा सौहार्दपूर्ण नहीं रहा है।
ठीक, मतलब उनका जो होता है ना कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि हमेशा बहुत ही दोस्ती से रहे, मित्रता से रहे, तो ऐसा नहीं है, उनका रिश्ता हमेशा सौहार्दपूर्ण नहीं रहा, कभी कभी नोक झोंक भी चली है। तो एमिएबल, एमिएबल, अफेबल और एमिकेबल तीनों के तीनों सेम है। एमिएबल, एमिनेबल और अफेबल, एमिएबल, एमिनेबल, एमिएबल, एमिएबल, एमिकेबल और अफेबल, ठीक है। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा। एमनेस्टी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आया था, ठीक है। देखो आज फिर मैं आपको समझाऊंगा इसको। अब पार्डन एक क्षमा, ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट, एक सरकार द्वारा दी जाती है, टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के एक समूह को, हु हैव कमिटेड सर्टेन क्राइम। देखो लोगों के एक समूह ने अगर कोई गुनाह कर दिया तो सरकार द्वारा उन्हें क्या दी गई, माफी, उसे बोलते हैं एमनेस्टी। मैंने बिजली के बिल वाला उदाहरण दिया था। मान के चलो एक गांव है और एक गांव में 500 घर हैं। कितने हैं? 500, 500 हाउस है। और भाई एक घर पे जो किराया बन रहा है वो 200, 2000 पर, 2000 रुपये पर हाउस बिजली का बिल आ रखा है। 2000 रुपये पर हाउस बिजली का बिल आ रखा है। लोग हो रखे बेशरम, बिल्कुल भी बिजली का बिल नहीं दे रहे। तो देखना जरा गवर्नमेंट का कितना पैसा है। भाई 2000 बच्चे हैं और 2000 पर हाउस बिजली का बिल है और 500 घर है, तो 10 लाख रुपए पड़े हुए गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट ने सोचा भाई ये तो आने के नहीं, तो ये 500 के 500 क्या है, घर है, ये तो ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। तो इन्हें एक क्षमा दे दी, क्या कि भाई तुम्हें सिर्फ कितने देने हैं, अब छूट कर दी भाई। अनाउंसमेंट हो गया कि सुनो सुनो सुनो, गांव वाले सुनो, अब जो बिजली का बिल है वो तुम्हें सिर्फ 200 रुपये चुकाना है, 200 रुपये पर हाउस। तो लोग क्या सोचेंगे, यार इस कलेश से छुटकारा पाओ, 200 रुपये जमा करो। तो सरकार के पास कम से कम 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए का तो रिवेन्यू जनरेट हुआ। तो अब आपको ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अ पार्डन एक क्षमा, ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कमिटेड सर्टेन क्राइम्स, एक सरकार द्वारा उन लोगों के समूह को दी गई क्षमा जिन्हें कुछ अपराध किए हैं। सिनोनिम देखिए, पार्डन भी क्षमा होती है, लिबर्टी का मतलब आजादी दे देना, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड से मुक्ति। आपने किसी को किसी दंड से मुक्ति दे दी, इम्प्यूनिटी आई में आएगा। इम्प्यूनिटी होता है दंड से मुक्ति, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, और पार्डन का मतलब है क्षमा, ठीक है। एंटोनिम देखिए, पनिशमेंट सजा, और पेनल्टी भी सजा, ठीक है। एग्जाम्पल, पेनल्टी का मतलब कह सकते हैं जुर्माना, इसको जुर्माना बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, दे वर ग्रांटेड एन एमनेस्टी फॉर द क्राइम दे हैड कमिटेड, उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए उन्हें माफी दी गई। जैसे कि नक्सलवादी होती है तो गवर्नमेंट कहती है तुम सरेंडर हो जाओ, हम तुम सबकी सजा माफ कर देंगे, या तुम पे अगर क्रिमिनल चार्जेस है, मान लो 14 साल की सजा तुम्हें होनी है, पर हम तुम्हें 2-2, 3-3 साल की सजा देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये हैं समुद्री लुटेरे, ये ब्रिटेन के लोग हैं। तो यहाँ पर कोई इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा कि भाई तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, 1-2 साल की सजा देंगे तुम्हें बस, और तुम सरेंडर कर दो, फिर अपना नॉर्मल जीवन जीना। तो एमनेस्टी, जिंदगी मत भूल जाना कभी भी। लो भाई, एमोरल और इमोरल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये दोनों। देखो एमोरल और इमोरल समझाता हूँ आपको। देखो एमोरल और इमोरल, देखो यहाँ पर एक शेर लेते हैं, शेर का मतलब लायन, और एक आदमी है, ठीक है। अ टाइगर हंटिंग फॉर फूड इज एमोरल, अगर एक शेर शिकार करता है अपने खाने के लिए तो वो है एमोरल। अ ह्यूमन किलिंग अनदर ह्यूमन इज इमोरल, देखो एक शेर दूसरे शेर को खा जाए, एक शेर दूसरे शेर को मार दे, एक शेर हिरण को मार दे, एक शेर भैंस को मार दे, एक भैंस बंदर को मार दे, बंदर किसी चूहे को मार दे, तो जानवर जानवर को मारा, तो ये एक एमोरल एक्ट है, एमोरल एक्ट। एमोरल, देखो मोरल के आगे ए लग गया, यानी कि मोरल नहीं है। देखो जानवर को नहीं पता, जानवर के अंदर सिविक सेंस नहीं होती, जानवर को थोड़ा पता है कि ये चीज गलत है नहीं है, उसे तो अपना पेट भरना है, उसे अपना पेट भरना है, क्योंकि उसके लिए कोई रोटी पोने वाली तो है नहीं, उसे तो अपना पेट भरना है, तो वो एमोरल है, उसे मोरल सेंस नहीं है, वो एमोरल है। इमोरल कैसा होगा? इमोरल आदमी को पता होता है कि तू गलत कर रहा है, इंसान को पता होता है कि दूसरे आदमी को मारना गलत है, पर फिर भी करता है। अगर आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो तब भी आप वो काम कर रहे हो तो आप इमोरल हो। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो लेकिन आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो वो आप हो गए एमोरल, ठीक है। देखो, नॉट इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ राइट और रॉन्ग विदाउट मोरल क्वालिटी, नाइदर मोरल नॉर इमोरल, ठीक है। सही या गलत के प्रश्नों को शामिल नहीं करना, नैतिक गुणवत्ता के बिना, न तो नैतिक और न ही अनैतिक, ठीक है। सिनोनिम, अनप्रिंसिपल्ड और अनएथिकल। अनप्रिंसिपल्ड का मतलब है जो किसी सिद्धांतों से नहीं चलता। शेर कौन से सिद्धांत से चलते हैं? शेर किसी भी सिद्धांत से नहीं चलता। अनएथिकल, जो चीज एथिकल ना हो। तो देखो एंटोनिम का हो जाएगा मोरल, पॉलिश्ड और जेंटलमैन। एग्जाम्पल, आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस एमोरल अप्रोच टू पॉलिटिक्स, मैं राजनीतिक के इस अनैतिक दृष्टिकोण से पूरी तरह असहमत हूँ। तो ध्यान रखना, दो ही होते हैं, एक तो एमोरल और एक इमोरल। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, एमोरल।
एमोरल का मतलब होता है कि आपको नहीं पता होता कि आप काम गलत कर रहे हो, ठीक है, फिर भी काम गलत कर रहे हो, ठीक है। जैसे शेर को नहीं पता होता कि दूसरे जानवर को मार के खाना गलत है, लेकिन शेर के लिए गलत नहीं है। और इमोरल क्या होता है, इंसान को पता होता है कि तू गलत काम कर रहा है, फिर भी वो गलत काम कर रहा है। जैसे कि रावण है, रावण को पता था कि सीता का हरण करना गलत है, लेकिन उसने फिर भी किया, तो वो क्या है, इमोरल है। रावण वॉज है इमोरल, ठीक है, एनिमोरल, ठीक है, इमोरल एन आएगा, ठीक है। एमोरफस, एमोरफस को आप देखो, एमोरफस का मतलब होता है जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप ना हो, नोट हैविंग डेफिनेट शेप, ठीक है। तो एमोरफस को एमीबा से रिलेट कर लो, एमीबा की कोई शेप नहीं होती। हैविंग नो डेफिनेट शेप फॉर्म और स्ट्रक्चर, बिना किसी निश्चित आकृति रूप या संरचना के, अनाकार। सिनोनिम देखो, शेपलेस, शेपलेस जिसकी कोई शेप नहीं होती, फॉर्मलेस जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती, वेग और नेबुलस, नेबुलस का मतलब होता है धुंधला, धुंधलाहट भरा, और वेग का मतलब जो चीज स्पष्ट ना हो, वेग का मतलब जो चीज स्पष्ट ना हो, वेग हो या ऑब्सक्योर हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, शेप्ड, बिल्कुल शेप में हो, डेफिनेट बिल्कुल निश्चित हो। एग्जाम्पल, अ डार्क स्ट्रेंजली एमोरफस शैडो फिल्ड द रूम, एक अंधेरी अजीब अनाकार छाया कमरे में भर गई। मान के चलो किसी रूम में अंधेरा है, अंधेरा है, और तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती है, और मोमबत्ती के सामने कुछ है, तो उसकी एक शैडो बन जाएगी जिसका कोई आकार नहीं होगा, लेकिन बड़ी डरावनी सी होगी वो, ठीक है। तो एमोरफस का मतलब होता है अनाकार, विदाउट हैविंग डिफिनाइट शेप फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म और स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। अनार्कोनिज्म, अनार्कोनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत आसान वर्ड है, अनार्कोनिज्म, ठीक है। समझाता हूं पहले, मान के चलो अकबर, एक आप मूवी देख रहे हो, और मूवी में अकबर द ग्रेट दिखा रखा है, और उसके बराबर में टीवी में चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसे बोलते हैं अनार्कोनिज्म, यानी कि काल में त्रुटि। काल का मतलब मरने वाला काल नहीं, समय, समय में त्रुटि। क्यों? क्योंकि अकबर के टाइम पे तो टेलीविजन था ही नहीं, तो फिर आप ये टेलीविजन कैसे दिखा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि a person, a custom, etc. that seems old fashioned and does not belong in the present, जो वर्तमान में चीजें ना हो या भूतकाल की कोई चीज दिखा रखी हो तब वो अस्तित्व में ना हो, तो उसे बोलते हैं एनार्कोनिज्म, समय में त्रुटि। पुरातन पंथी व्यक्ति व्यवहार जो वर्तमान में अजीब लगे। सिनोनिम, ऑब्सोल्यूट होता है पुराना, जो चीज चलन में ना हो उसे बोलते हैं ऑब्सोल्यूट, ओ में आएगा। एंटीक्वेटेड, एंटीक सुने आपने, एंटीक की चीज तो बहुत एंटीक है, बहुत एंटीक पीस, यानी पुराना है। एंटीक्वेटेड होते पुरानी चीज। विंटेज, विंटेज युवराज, पुराना युवराज आ गया बाहर, जैसे कि युवराज ने एक सिक्स मार दिया कि विंटेज युवराज, की पुराने वाला युवराज वापस आ गया। ट्रेडिशनल और एंटीक, ठीक है। एंटोन क्या होगा, मॉडर्न, न्यू, करंट और फ्रेश। तो एनार्कोनिज्म का मतलब है पुरानी चीज या समय में त्रुटि। एग्जाम्पल, इट वुड बी एन एनार्कोनिज्म टू टॉक ऑफ अकबर वॉचिंग TMKOC, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऑन टेलीविजन। अकबर द्वारा टेलीविजन पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने की बात करना अनाड़ी बात होगी, ठीक है। ये क्या है, एक एनार्कोनिज्म है, समय में त्रुटि है। अब याद कैसे करेंगे, देखो, क्रोनो, क्रोनो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है समय, टाइम। तो क्रोन, टाइम का मिसमैच, जो चीज अपने टाइम से बाहर हो। तो क्रोन देखो, एनार्कोनिज्म है, एनार्कोनिज्म में क्रोन आ रहा है, क्रोन का मतलब होता है समय, तो समय जो अपने टाइम के हिसाब से ना हो, टाइम का मिसमैच, तो टाइम का मिसमैच को ही बोलते हैं एनार्कोनिज्म, ठीक है। एनालॉजी, एनालॉजी तो बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है। समरूपता, अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शो अ वे इन विच दे आर सिमिलर, दो वस्तुओं के बीच अधिक समानता या समरूपता दिखाई हुई तुलना। सिनोनिम देखिए, सिमिलरिटी, कंपैरिजन और पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है समांतर, ठीक है। एंटोनिम, डिफरेंस और डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है अलग, ठीक है, अलग, और डिफरेंस भी अलग। ट्रेस एन एनालॉजी बिटवीन पेस्टोरल पोएट्री एंड लैंडस्केप पेंटिंग, देखो पेस्टोरल पोएट्री क्या होती है आपकी, देहाती कविता, और परिदर्श चित्रकला, परिदर्श चित्रकला मतलब होता है जो लैंडस्केप पेंटिंग होती है, जहां पर हम कुछ लिखते हैं, जैसे कोई फोटो बनाते हैं, ठीक है। चित्रकला के बीच एक सादृश्य का पता लगाए, यानी कि एक एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब कोई चीज सिमिलरिटी। देखो, टाइम इज मनी, सो स्पेंड इट वाइजली, फिजिकल डिफरेंट, फिजिकली डिफरेंट, फिजिकली डिफरेंट है, पर देखो टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, भाई समय ही पैसा है, पैसा ही समय, तो दोनों में समरूपता है, दोनों में। भाई टाइम इज मनी, भाई अगर हम एक रूप में देखें हैं कि टाइम बिल्कुल पैसे के बराबर है, टाइम इज मनी, सुना भी है टाइम इज मनी, और मनी इज टाइम, ठीक है। सो स्पेंड इट वाइजली। अब देखो जरा समरूपता, अब देखो, अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में समानता, मतलब समानता नहीं, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन, कंपेयर करना, दैट शोज अ वे इन विच दे आर सिमिलर, किसी एक रूप में वे सिमिलर हो और वो चाह गया हमें कंपैरिजन करना, ठीक है। तो सिमिलैरिटी, कंपैरिजन और पैरेलल। तो एनालॉजी का मतलब होता है समरूपता, कि भाई इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, अगर मैं दोनों को अलग अलग रखूं तो भाई इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, ठीक है। तो भाई हमारे 10 वर्ड हो गए कंप्लीट। एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन लेते हैं इनका। सबसे पहला पढ़ा था एम्बिगुअस, इसका मतलब होता है एक वर्ड के एक से ज्यादा अर्थ,
दो से ज्यादा अर्थ, तीन से ज्यादा अर्थ, एक से ज्यादा होगा। एम्बिवेलेंट यानी कि दो से एक या एक से अधिक विचार, एक से अधिक विचार। एमिलियोरेट, इमली का रेट बढ़ जाएगा, इमली का रेट जैसे तुम बढ़ाओगे उसके सुधार, उसमें आ जाएगा सुधार, ठीक है। अमेनिटी, अमन है जिस शहर में, अमन है जिस सिटी में, वो कैसी होगी, सुविधाओं वाली होगी। एमिएबल तो बहुत आसान है, एमनेस्टी बहुत आसान है। एमोरल आपको मैंने समझा दिया। एमोरफस एमीबा से रिलेट करेंगे, विदाउट हैविंग डेफिनेट शेप। एनार्कोनिज्म समय में त्रुटि, और भाई एनालॉजी समरूपता, ठीक है। अब करेंगे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपके लिए बहुत प्यार से लगाया कि चीजें बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा, बस आपको रीडिंग मारनी है इनकी, इनकी रीडिंग करिए, बार 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 रीडिंग करिए। देखो, वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, एपोस्टेट बोलते हैं इसको। हिंदी मीनिंग भी दे रखा है मैंने, एग्जाम्पल भी दिया है। देखो हिंदी मीनिंग होगा इसका, धर्म त्यागने वाला व्यक्ति, जो आदमी अपना धर्म ही त्याग दे। देखो वन हु अबंडेंस का मतलब होता है त्यागना, हिज रिलीजियस फेथ यानी कि अपना धर्म त्याग देने वाला, उसने अपने धर्म को छोड़ दिया, इसलिए उसे एपोस्टेट कहा गया। इनको आपको सिर्फ नॉर्मल रीडिंग मारनी है। एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर, जलीय जीव, मछली एक एक्वेटिक जानवर है, एक्वेटिक। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो जानवर कहाँ रहते हैं आपके, पानी में रहते हैं, उनको बोलते हैं एक्वेटिक। और जो होते हैं हमारे पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, उन्हें बोलते हैं उभयचर, एम्फीबियंस, वो आ चुका है पहले। someone chosen to judge and decide a disputed issue, कोई इशू है और हम किसी को बुलाते हैं कि भाई तुम मध्यस्थता करोगे इसकी, तुम हो जज, तुम बताओगे कौन सही कौन गलत, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर और आर्बिटर, दोनों सेम मीनिंग है इनके। हिंदी मीनिंग मध्यस्थ या पंच। एग्जाम्पल, विवाद सुलझाने के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, कुलीनों का शासन। पुराने समय में कई देशों में एरिस्टोक्रेसी थी। देखो दो चीजें होती हैं, दो चीजें, एक तो है एरिस्टोक्रेसी, एक है प्लूटोक्रेसी। एक तो है एरिस्टोक्रेसी, यहाँ पर आ गया, एक आगे आ गया प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, अगर किसी देश की सरकार बहुत ही अमीर लोग चलाते हो, जैसे मान के चलो इंडिया है और भारत जो चलाने लगे वो अंबानी, अडानी, मिस्त्री, ये चलाने लगे, ये हमारे देश के सबसे अमीर आदमी है, अगर यही देश चलाने लगे, यही सरकार चलाने लगे, तो हमारे देश में हो जाएगी प्लूटोक्रेसी यानी अमीर लोगों द्वारा शासन। एरिस्टोक्रेसी क्या होगी, कुलीन, मान के चलो हमारे देश में कुछ राजा रहते हैं, राजा हो, जैसे कि ब्रिटेन में है तुम्हारा किंग जॉन 15, लुइस 15, ये ऐसे राजा है ना, प्रिंस चार्ल्स, ये जैसे राजा हमारे देश में राजा हो, तो जो ये नोबल्स हैं यानी जो पुराने लोग हैं, जो राजा हैं, अगर ये शासन करेंगे तो उन्हें बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। यानी कि अगर शासन किया गया कुलीन लोगों के द्वारा, शाही लोग बोलते हैं इनको, अगर शाही लोग द्वारा शासन किया गया तो बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। अगर अमीर अमीर लोगों द्वारा शासन किया गया तो प्लूटोक्रेसी। याद कैसे रखें, प्लूटो बहुत दूर है, जो आदमी बहुत दूर होगा उसके बाद बहुत पैसा होगा, तो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऐसा ही सरकार जो अमीर लोगों द्वारा चलाई जाए। द सिजेशन ऑफ वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, आर्मिस्टाइज, युद्ध विराम। दोनों देशों ने युद्ध रोकने के लिए आर्मिस्टाइज की घोषणा की जब पहलगाम अटैक हुआ था। और पहलगाम अटैक के बाद जब भारत वालों ने अपनी कार्रवाई शुरू करी तो फिर 3 बजे के आसपास ये हुआ था आर्मिस्टाइज। यानी कि जब कोई ट्रीटी साइन करने वाले होते हैं, ट्रीटी भाई हम 5 बजे ट्रीटी साइन करेंगे और 3 बजे आर्मिस्टाइज की युद्ध का विराम लग गया, अब कोई युद्ध नहीं होगा, 5 बजे ट्रीटी साइन कर लेंगे। किसी ट्रीटी साइन करने से पहले जो होता है उसे बोलते हैं युद्ध विराम, आर्मिस्टाइज बोलते हैं। वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, एस्केटिक बोलते हैं, तपस्वी और सन्यासी, वह साधारण जीवन जीने वाला एक एस्केटिक है। वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जो अपने आप का त्याग कर दे, जो अपने आप को बिल्कुल, देखो तपस्वी कैसे होते हैं, जाकर बैठ गया, अब मरे जिए वो तो भगवान को पता, लेकिन वो तपस्या करता रहेगा, तपस्या करता रहेगा, तपस्या रहेगा। आध्यात्मिक डिसिप्लिन, आध्यात्मिक अनुशासन के लिए कैसे बैठ गया, वो प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल, अपने आप को त्याग करके बैठ गया, उसे बोलते हैं एस्केटिक, इसे बोलते हैं तपस्वी या सन्यासी। किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है, अगर राजनीतिक कारणों से हत्या हो रही है, जैसे इंदिरा गांधी जी की हुई थी, राजीव गांधी जी की हुई थी, राजनीतिक कारणों से, तो उसको बोलते हैं असैसिनेशन। उनको किलिंग नहीं बोलते, उनको मर्डर नहीं बोलते, तो हमेशा ऐसे लिखा जाएगा असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, ठीक है। साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, एस्ट्रोलॉजी, हिंदी मीनिंग ज्योतिष शास्त्र, वह एस्ट्रोलॉजी पर बहुत विश्वास करता था। हाथ की रेखा, ये हाथ की रेखा, यही तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी सारा का सारा, ठीक है। साइंस ऑफ द यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, अगर सूर्य की बात करी जाएगी, चांद की बात करी जाएगी, ग्रह की बात करी जाएगी, तारों की बात करी जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम क्या, एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी में ग्रह और तारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और अगर एस्ट्रोलॉजी होगी तो ग्रह तुम्हारे भाग्य पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, उसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र।
अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये तो हमने रट लिया। ये कौन होता है? अथीस्ट। तो तीन होते हैं, एक तो होता है अथीस्ट जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक होता है, एक होता है थीस्ट जो आस्तिक होता है, भगवान को मानता है, और एग्नोस्टिक बीच का, ना तो ये कहता है ना नहीं कहता ना है। ठीक है, तो भाई 10 हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो गए। अब आपको ये रट जाएंगे। अब करेंगे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, बस रीडिंग मारनी है बहुत प्यार से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए एक एक इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखा है, सजाया है आपके लिए। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, पीपल हैविंग द सेम नेचर, आइडियाज और इंटरेस्ट। हिंदी मीनिंग एक जैसे स्वभाव, सोच या रुचि रखने वाले लोग। अच्छे दोस्त अक्सर एक जैसे स्वभाव के होते हैं। देखो बर्ड्स ऑफ फीदर, बर्ड्स ऑफ फीदर को हम याद कैसे रखेंगे? दो आदमी है और दोनों में सेम क्वालिटी है। पीपल हैविंग द सेम नेचर, आइडिया और इंटरेस्ट। ठीक है, बाइट द डस्ट, अगर किसी ने धूल चाट ली। धूल चाटने का मतलब क्या होता है? वो हार गया। इंग्लिश मीनिंग टू बी डिफीटेड और डिस्ट्रॉयड। हिंदी मीनिंग हार जाना या पराजित हो जाना। कड़ी टक्कर के बाद हमारी टीम हार गई, कड़ी टक्कर के बाद हमारी टीम हार गई। तो देखो बर्ड्स ऑफ अ फीदर, देखो बर्ड्स ऑफ अ फीदर याद कैसे रखेंगे? बर्ड्स ऑफ फीदर, फीदर का मतलब पंख। एक चिड़िया के सारे पंख एक जैसे होते हैं, चिड़िया के सारे पंख एक ही जैसे होते हैं। तो अगर एक ही जैसे होते हैं तो इसका मतलब होता है एक ही प्रवृत्ति के लोग, दो हो तीन हो चार हो, उनकी सारी सारी क्वालिटीज क्या होंगी? सेम होगी। ठीक है, देखो ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब होता है अगर सारी की सारी भेड़ सफेद है और उसमें एक काली भेड़ है, इसका मतलब देखो अ पर्सन हु ब्रिंग डिसग्रेस टू फैमिली और ग्रुप। देखो अगर सारी की सारी भेड़ सफेद है और उसमें एक काली भेड़ है, यानी कि वो तो अलग ही दिखेगी, बिल्कुल कलंक दिखेगी, बिल्कुल जैसे पीली सरसों में कोई झोटा खड़ा हो ऐसे दिखेगी। तो अ पर्सन हु ब्रिंग्स डिसग्रेस टू अ फैमिली और ग्रुप। ठीक है, परिवार या समूह का वह व्यक्ति जो बदनामी लाए। ठीक है, चोरी की वजह से वह परिवार का बदनाम व्यक्ति बन गया। अब मैंने आपके लिए एक एक इडियम्स, आपको किसी भी किताब में, किसी भी यूट्यूब चैनल में, पूरे उत्तराखंड की मैं गारंटी ले रहा, सारे के सारे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी आपको इतनी बारीकी से आपके पूरे सिलेबस की समझ रखते हुए एक एक चीज का ब्लूप्रिंट बना के आपको इतने डिटेल में कोई नहीं समझा सकता। एक एक इडियम, इडियम का इंग्लिश मीनिंग, उसका हिंदी मीनिंग, उसका एग्जाम्पल, ताकि आप सिर्फ यूकेपीएससी इंग्लिश तक ना रहो। अगर आप जैसे यूकेपीएससी वाले बच्चे हैं जो एई और जेई के लिए पेपर दे रहे हैं, यानी कि आप टेक्निकल वाले हो, तो टेक्निकल वालों के बहुत सारे पेपर में 20-25 नंबर की इंग्लिश आती है मेरे भाई, आपके हाथ कदम कहीं भी नहीं रुकेंगे, सारे पेपर फोड़ दोगे अगर एक बार आप तमीज से इनको पढ़ोगे। ब्लाइंड एले, इंग्लिश मीनिंग अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। हिंदी मीनिंग ऐसी स्थिति जहां आगे कोई रास्ता न हो। एग्जाम्पल, गलत योजना के कारण पूरा काम बेकार हो गया। ब्लाइंड एले का मतलब होता है जहां पर आगे आपको कोई फ्यूचर ना दिख रहा हो। मान के चलो भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, तो उसकी जॉब तो लग गई और उसके रिश्ते वाले आ गए, तुम्हारी नहीं लगी, तो फिर क्या कहते हैं वो कि भाई अब तो तुम अपने रास्ते और मेरे रास्ते, तुम मान लोगे कि भाई इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती क्योंकि मेरा जॉब नहीं लगी, मैं अपने घर बात नहीं कर सकता। तो वो होता है ब्लेंड एले, यानी कि एक सिचुएशन जहाँ पर कोई तुम्हें प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटी ना होगी, उसकी तो नौकरी भी लग गई और तुम बैठे हो कैसे बेरोजगार। ब्लाइंड डेट, अब इसमें तुम घुस जाओगे। ब्लाइंड डेट का मतलब होता है जब हम ब्लाइंड, ये मान के चलो अंधा होकर डेट पे जा रहे हैं, अगर हम अंधे होकर आंख मीच कर डेट पे जा रहे हैं, यानी कि हमें सामने वाले का पता ही नहीं कौन है, हमें तो पता नहीं हमारे साथ कौन जा रहा है। तो इंग्लिश मीनिंग अ मीटिंग बिटवीन टू पीपल हु हैव नेवर मेट बिफोर। दो अनजान लोगों की पहचान या मुलाकात, वह पहली बार एक अनजान लड़की से मिलने गया। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट इसे बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, आप एक ट्रम्पेट है, ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसको आप बजाते फिर रहे हो, है ना, अपना ही भोंपू बजाना, भोंपू बजा रहे हो अपना, यानी अपने बारे में राग हलाप रहे हो आप। इंग्लिश मीनिंग टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी ही तारीफ खुद करना, वह हर समय अपनी ही तारीफ करता रहता है। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड जहां पर भी ब्लू आएगा इसका मतलब होगा रॉयल, क्या होगा? रॉयल, शाही। देखो ब्लू ब्लड का बिलोंगिंग टू अ रॉयल और नोबल फैमिली, अगर तुम्हें कहीं भी ब्लू दिख गया, अगर हमें कहीं भी ब्लू दिख गया तो हम ढूंढेंगे रॉयल। क्या कहीं पर रॉयल है लिखा हुआ? देखो ब्लू ब्लड शाही खून, बिलोंगिंग टू अ रॉयल और नोबल फैमिली, शाही या कुलीन परिवार से संबंध, वह एक शाही परिवार से आता है। ब्लू बुक एन ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, देखो ब्लू, देखो रॉयल, ब्लू ब्लड, शाही खून, ब्लू बुक, तो इसमें शाही किताब तो होगी नहीं, पर शाही किताब थोड़ा ही होगी। अब शाही लोग भी कौन होते हैं? जिनके हाथ में शासन होता है, और शासन किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो देखो इंग्लिश मीनिंग एन ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट या दस्तावेज, सरकार ने कई योजना पर रिपोर्ट, कोई प्राइवेट रिपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है। ठीक है, बॉडी एंड सोल, मैं उसे बॉडी एंड सोल से प्यार करता हूं या करती हूं। ठीक है, कंप्लीटली और एंटायरली, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी, चलो छोड़ो ज्यादा डीप नहीं आते। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग कंप्लीटली और एंटायरली, हिंदी मीनिंग पूरी तरह से, तन मन से। एग्जाम्पल, वह अपने काम में पूरी तरह लगा रहता है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू,
ठीक है। इंग्लिश मीनिंग अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अचानक घटने वाली, चुक होने वाली घटना। एग्जाम्पल, उसकी अचानक मृत्यु सबके लिए सदमे जैसी थी। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है जिस चीज की आपको उम्मीद ना हो और वो एकदम हो जाए, वो एकदम हो जाए, तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे तो आसानी है भाई। बर्ड्स ऑफ फीदर, चिड़िया के सारे पंख एक जैसे हैं, मतलब कि पीपल हैविंग द सेम नेचर, आइडिया और इंटरेस्ट। बाइट द डस्ट, धूल चाटना, ये तो आसानी है। ब्लैक शिप, काला भेड़। ब्लाइंड एले, ब्लाइंड डेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लू ब्लड, ब्लू बुक, बॉडी एंड सोल और बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो आज तो बहुत ज्यादा आसान है भाई। 5 करेंगे फिलर्स, ठीक है, 5 करेंगे फिलर्स। द मैनेजर डिनाइड डैश टू द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स फॉर द सिक्योरिटी रीजन। मैं आपके लिए एक एक चीज बिल्कुल छांट कर लाया हूं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि बच्चों को वो क्या याद नहीं है, तो मैं मान लूं कि आपको वो क्या याद है, तो अगर उसका हिंदी मीनिंग सामने लिखा हो, क्योंकि जब सारी वो क्या याद हो जाएगी पेपर देने तो तभी जाओगे। अब देखो घर का, द मैनेजर डिनाइड, भाई एक मैनेजर ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, मतलब क्या, टू द कॉन्फिडेंशियल फाइल फॉर सिक्योरिटी रीजन। एक मैनेजर ने कॉन्फिडेंशियल फाइल, जो गुप्त फाइलें हैं, जो सीक्रेट रहस्यमयी फाइलें हैं, सिक्योरिटी रीजन की वजह से क्या कर रखा हो, यहां पर भरना। देखो एक्सेस का मतलब है अधिकता, पहुंच, तो भाई पहुंच तो बंद करेंगे ताकि हर आदमी उनको एक्सेस ना कर ले। अब देखो, अगर आपको एक्सेस का मतलब पता हो तो आप आसानी से भर सकते हैं इसको, आप इसको बड़े ही आसानी से भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका, ठीक है भाई। ये लो, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड डैश, देखो हमने वो पढ़ लिया, हमने वोकैबुलरी पढ़ ली, अब भरते हैं इसको। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड डैश फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स एज पार्ट ऑफ द पीस एग्रीमेंट। अब देखो, जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर एज अ पार्ट ऑफ पीस एग्रीमेंट, एक शांति समझौता होना है, तो सरकार ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, शांति समझौता। भाई पॉलिटिकल प्रिजनर के लिए शांति समझौते का अनाउंसमेंट करा सरकार ने, ठीक है। तो क्या करेगी वो, माफी देगी, क्या देगी वो, माफी देगी। देखो दोबारा पढ़ूंगा एक बार, ठीक है, इसको एक बार दोबारा पढ़ूंगा। ये लो, देखो देखो, द गवर्नमेंट अनाउंस, एक गवर्नमेंट ने, सरकार ने अनाउंस किया, क्या, ये नहीं पता क्या किया, फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर, किसके लिए, राजनीतिक जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए, एज पार्ट ऑफ, किस चीज के हिस्से के, किस चीज के लिए, ताकि एक शांति का समझौता हो सके, उसके लिए जो राजनीतिक प्रिजनर्स हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एमनेस्टी, माफी दी। द गवर्नमेंट अनाउंस एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स एज पार्ट ऑफ द पीस एग्रीमेंट। तो यहां पर माफी हो जाएगा। पता कैसे चलेगा, तुम तो पेनल्टी मार के जाओगे, कस्टडी मार सकते हो, कन्विक्शन मार सकते हो। एमनेस्टी कब मारोगे, जब ये पढ़ रखा होगा। एक रूल है बेहतरीन वाला, ये रूल समझ लो। अगर ये रूल समझ गया, एक नंबर फ्री का है। और ये एक ही बार समझना, देखो रूल अपॉन का यूज कब होता है, अपॉन, देखो अपॉन के साथ, अपॉन हमेशा डिपेंड के साथ लगता है। डिपेंड के साथ 2 प्रेपोजिशन लगती है, डिपेंड के साथ, एक तो लगती है डिपेंड ऑन, एक लगती है डिपेंड अपॉन। जहां पर भी डिपेंड अपॉन लगती है वो ये रहा, वो ये रहा। इसके अलावा हर जगह ऑन लगेगा। देखो, जब एक सिचुएशन, डिसीजन, रिजल्ट पूरी तरह से किसी दूसरी सिचुएशन पर डिपेंड करता हो और उसके बाद ही कुछ होना पॉसिबल हो, तब अपॉन का यूज ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। यानी सिचुएशन ए हैपन्स ओनली आफ्टर बिकॉज ऑफ सिचुएशन बी, यानी किसी चीज का जो घटना है वो दूसरी घटना पर अगर आधारित है तो डिपेंड हमेशा क्या लेगा, अपॉन लेगा। अपॉन डिपेंडेंसी को स्ट्रॉन्ग, कंडीशनल और सिक्वेंशियल बना देता है। इसका मतलब होता है ये तभी होगा जब वो पहले होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट, द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट अप्रूवल। अगर गवर्नमेंट ने अप्रूवल ही ना दिया, अगर गवर्नमेंट ने अप्रूवल ही ना दिया तो फिर तुम लॉन्च कैसे करोगे, तुम प्रोजेक्ट को लॉन्च कैसे करोगे। तो अगर एक घटना का होना दूसरी घटना पर आधारित है तो डिपेंड के साथ हमेशा क्या लगेगा, अपॉन लगेगा। प्रोजेक्ट का लॉन्च पूरी तरह से सरकारी अप्रूवल पर डिपेंड करता है, अप्रूवल आएगा तभी लॉन्च होगा। भरो जरा इसको। वेदर ही विल बी सिलेक्टेड और नॉट डिपेंड्स डैश हिज परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। देखो, वह सिलेक्ट होगा या नहीं होगा ये किस बात पर डिपेंड करता है, उसकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो डिपेंड क्या लेगा यहाँ पर, अपॉन। तो ध्यान रखना, डिपेंड बस 2 ही लेगा, या तो डिपेंड लेता है ऑन, ये तो डिपेंड के साथ आएगा ऑन, और इस वाली कंडीशन में क्या आएगा, अपॉन। कब, जब एक घटना दूसरी घटना पर क्या हो, आधारित हो, ठीक है। तो डिपेंड क्या लेता है, अपॉन। तो यहां पर क्या आएगा, अपॉन आएगा, ऑन नहीं आएगा। ये लो भाई, डैश ईयर 2020 वाज मार्क्ड बाय द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। सबसे पहली बात है मुझे आर्टिकल भरना है, और भाई 5 आएंगे आर्टिकल टोटल। तो देखो, अगर कहीं पर मुझे ईयर दिखेगा, ईयर, इसका मैंने पूरा पोस्टमार्टम करा था, एक बार आज कर लेता हूं। देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं,
अब देखो ये ना आगे चाहे कैसे भी लिख लो, लेकिन ये जो डिपेंड करता है ना, ये टोटल यह पर डिपेंड करता है, और यह एक कॉन्सोनेंट है। यह क्या है? एक व्यंजन है भाई। हिंदी चलो, हिंदी चलो, हिंदी हिंदी। यह एक व्यंजन है, और व्यंजन से पहले लगता है ए। तो यानी कि हमेशा या तो ए और दा, हमेशा ये इन दोनों में से एक लेगा। किससे पहले? ईयर से पहले। यानी ईयर से पहले, ईयर से पहले, ईयर से पहले अगर कहीं पर भी ईयर लिखा है तो ईयर से पहले, ईयर से पहले मेरे भाई मुन्ना या तो ए लगेगा और या दा लगेगा। दा सिर्फ एक ही कंडीशन में लगेगा, बाकी सब कंडीशन में ए लगेगा। दा कहाँ लगेगा? दा तब लगेगा अगर वो साल फिक्स है, जैसे सन 2002 या सन 2005, या जैसे लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, या जैसे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, या कोई भी फॉलोइंग ईयर, इन द फॉलोइंग ईयर। यानी कि वो उस साल का, वो साल डिपेंड करता है, वो साल फिक्स है। इन द फॉलोइंग ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर, इन द लास्ट ईयर। अगर इन द लास्ट ईयर तो पिछला साल फिक्स तो हो गया, इन द नेक्स्ट ईयर अगला साल फिक्स तो हो गया। अगर साल तुमने फिक्स कर दिया, अगर साल तुमने फिक्स कर दिया तो दा आएगा, वरना हर जगह ए आएगा। तो यहां पर तो साल फिक्स है, कौन सा? 2020। तो मेरे भाई क्या आएगा? दा आएगा। क्या आएगा? दा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? सी है। सबसे इंपॉर्टेंट, लिख लो कहीं पर, नोट कर लो। एक क्वेश्चन आने आना है, दो भी आ सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर 5 फिलर आती हैं। 5 फिलर में से एक तुम्हारे सामने है, तुम्हारी स्क्रीन पर। अगर कभी भी तुम्हें आइदर दिख जाए, नाइदर दिख जाए, ईच दिख जाए, वन दिख जाए, और उसके बाद क्या हो? ऑफ। तो ऑफ के बाद हमेशा नाउन होगी प्लुरल और वर्ब होगी सिंगुलर। ये है इंपॉर्टेंट। वर्ब हमेशा क्या होगी? सिंगुलर। देखो जैसे आइदर, आइदर देखो, आइदर ऑफ लग गया, ऑफ द आंसर। यहां पर आंसर्स नाउन है, तो नाउन हमेशा क्या होगी? प्लुरल। नाइदर ऑफ द बॉयज, बॉयज नाउन है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नाउन है। वन ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स यहां पर नाउन है। तो कहीं पर भी अगर मुझे क्या दिख जाए? आइदर, आइदर दिख जाए मुझे, या नाइदर दिख जाए मुझे, या ईच दिख जाए मुझे, या वन दिख जाए, इसके बाद आएगा ऑफ। ऑफ के बाद क्या आएगा मेरा? प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन। ठीक है। अब कंफ्यूजन क्या रहेगी आपको? प्लस, इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, मेन ये है आइटम। इसके बाद क्या आएगा? देखो कंफ्यूजन क्या रहती है, हम जनरली इस नाउन के हिसाब से यहाँ पर वर्ब भर देते हैं। बॉयज है तो वर लगा देंगे, आंसर है तो आर लगा देंगे, स्टूडेंट से तो हैव लगा देंगे, कैंडिडेट से तो हैव लगा देंगे। नहीं, ये वन ऑफ द कैंडिडेट्स कह रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स में एक का सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे बच्चों में से एक के पास किताब है, बहुत सारे बच्चों में से एक प्रेजेंट नहीं था। दो, देखो नाइदर का मतलब होता है दो में से एक, और आइदर का मतलब होता है दो में से एक। देखो ये तो है दो में से एक, और ये दो में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ द बॉयज, इसका मतलब दो ही लड़के हैं, दो ही लड़के हैं। नाइदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। आइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, दो आंसर है, उनमें से कोई भी एक सही हो सकता है। तो यहां पर जो वर्ब आएगी, मेन मारामारी वर्ब की है, वो सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? देखो जैसे इज, वॉज, हैज, ये मेरे सिंगुलर वर्ब्स हैं। ये क्या है? मेरे सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। यू मस्ट चूज टी और कॉफी बिफोर द मीटिंग। देखो टी और कॉफी, देखो हमेशा ध्यान रखना, जो और है वेदर के साथ हमेशा और आता है। वेदर कौन सा? मौसम वाला नहीं, ये वाला वेदर। वेदर के सामने हमेशा क्या आता है? और आता है, और। ठीक है। लेकिन यहां पर ना आइदर नाइदर भी यहां रखे, तो देखो नाइदर के साथ होता है नोर। यहां पर पूरा वो कॉम्बिनेशन नहीं है, नाइदर नोर आइदर और। रुक जाओ। यू मस्ट चूज आइदर टी और कॉफी बिफोर द मीटिंग। देखो ये रूल जो हमने पढ़ा है, इस पर बनते हैं फिलर्स। ये जो फिलर है एक लेवल आगे का है। देखो आइदर और, आइदर का जोड़ा होता है और, आइदर का जोड़ा होता है और नाइदर का जोड़ा होता है नोर। ठीक है। और देखो वेदर का जोड़ा भी और होता है, वेदर का जोड़ा भी और होता है।
कंजक्शन में पढ़ेंगे, कंजक्शन का सवाल मान लो तुम इसको। वेदर का जोड़ा भी क्या होता है, और। ठीक है, वेदर का जोड़ा भी क्या होता है, और। देखो, लेकिन यहां पर क्या है, टी और कॉफी। भाई दो में से एक का चुनाव करना है, यू मस्ट चूज दो में से एक। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, तो यहां पर आएगा आइदर टी और कॉफी, आइदर। अगर यहां पर नोर होता, नोर, तो नाइदर टी नोर कॉफी, ना तो चाय चाहिए ना कॉफी चाहिए, क्या पिएगा फिर ये पिएगा क्या, दो पैक। ठीक है, तो कहां पर थे हम, आइदर। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, तो आइदर का जोड़ आता है और, तो और यहां पर तो आइदर आएगा, नोर होता तो नाइदर आता, और वेदर और की कंडीशन अलग है। दो स्पेलिंग करते हैं फटाफट, आज तो हमने सेशन बढ़ा दिया अपना। रिकमेंड, देखो रिकमेंड की स्पेलिंग याद करनी है तुम्हें, बीच में डबल एम आता है, सिंगल नहीं, बस ये ध्यान रखना है तुम्हें। आप सिर्फ इसमें गलती क्या करोगे, आप सिंगल एम भर दोगे, तो डबल एम आता है इसमें, रिकमेंड, RECO, डबल MEND, रिकमेंड, ये लो ये भरा गया रिकमेंड। ठीक है, RECO, रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। द टीचर रिकमेंडेड दिस बुक, शिक्षक ने इस पुस्तक की सिफारिश की। ठीक है, फिर आप करनी है कौन साइंस, तो कौन साइंस तो बहुत आसान है, कौन लिखो फिर साइंस लिख दो। आत्म, अंतरात्मा जो मर चुकी है आजकल, कौन लिखो पहले, कौन फिर साइंस, CONSCIENCE, कौन साइंस, पहले कौन लिखो फिर लिख दो साइंस, कौन प्लस साइंस लिखो, पहले कौन लिख दो प्लस साइंस। ठीक है, कौन साइंस। अंतरात्मा या विवेक, एग्जाम ट्रैप, साइंस जैसा साउंड लेकिन स्पेलिंग अलग होती है। ठीक है, SCIENC। ठीक है, कौन साइंस। देखो, देखो स्पेलिंग साउंड जैसा है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है, साइंस जैसा साउंड लेकिन स्पेलिंग। ठीक है, देखो अब तुम कैसे भर सकते हो, कौन साइंस, कौन साइंस, लेकिन तुम्हें साइंस लिखना है, कौन साइंस, कौन से वाला, विज्ञान वाला साइंस, साइंस जैसा साउंड। ठीक है, SCIENCE। ठीक है, कौन साइंस, लेकिन स्पेलिंग अलग होती है। ठीक है भाई, माई कंसाइंस डज नॉट अलाउ मी टू लाई, मेरी अंतरात्मा मुझे झूठ बोलने पर की अनुमति नहीं देती, तो पहले कौन लिखो फिर साइंस लिख दो। ठीक है, कौन साइंस। लो भाई, हमारी क्लास नंबर 6 थी आज, तो ये सिर्फ पेड वाले बच्चों के लिए है, दो करेंगे PQRS। ये लो भाई, 5 आने हैं पूरे, कितने आने हैं, 5 PQRS, दो करेंगे डेली, 200 करने हैं टोटल। The sentences given below are jumbled. Arrange them in a logical order to form a meaningful paragraph and choose the correct sequence. देखो मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा ऐसे करने का, ये तरीके से ही होगा। ठीक है, सबसे पहले इनको पढ़ो। It helps them stay healthy and active. It helps them stay healthy and active. वह उनकी सहायता करता है कैसे, हेल्दी तंदुरुस्त रहने में और ऊर्जावान एक्टिव रहने में, क्या, कुछ नहीं पता, ये नहीं पता। ठीक है, रेगुलर, मैनी, यहाँ देखो, मैनी पीपल अवॉइड फिजिकल एक्टिविटीज ड्यू टू लेजीनेस, यहाँ से स्टार्टिंग हो सकती है। देयरफॉर एक्सरसाइज शुड बी मेड अ डेली हैबिट, कभी भी देयरफॉर से शुरुआत नहीं होगी, देयरफॉर का मतलब इसलिए, इसलिए जो एक्सरसाइज है, देखो इसलिए जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी डेली रूटीन में होनी चाहिए। ये तो एक तरह से आपने रिजल्ट बता दिया, रिजल्ट तो बाद में आता है, यानी कि डी से एंड तो हो सकता है, डी से शुरुआत नहीं हो सकती। अब देखो डी से एंड सब में है, डी से एंड सब में है। अब देखो भाई, ए से शुरुआत नहीं हो सकती और ना डी से शुरुआत हो सकती, क्योंकि इट हेल्प देम स्टे हेल्दी एंड एक्टिव, क्या, इट नहीं लग सकता स्टार्टिंग में कभी, इट का मतलब है वह क्या, पहले उसके बारे में जानो, वह किसके बारे में बात कर रहा है, किस बात की बात चल रही है, मैनी पीपल अवॉइड फिजिकल एक्टिविटीज ड्यू टू लेजीनेस, ड्यू टू लेजीनेस, इट हेल्प देम स्टे हेल्दी एंड एक्टिविटी। देखो फिजिकल एक्टिविटी या ये सी से स्टार्टिंग हो सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, स्टार्टिंग बी से होगी। देखो रेगुलर एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, नियमित व्यायाम हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। इट, अब यहाँ पर रेगुलर एक्सरसाइज के लिए इट लगा रखा है, इट हेल्प देम स्टे हेल्दी एंड एक्टिव, तो बी के बाद आना है ए। अब देखो मैनी पीपल अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी ड्यू टू लेजीनेस, देयरफॉर एक्सरसाइज शुड बी मेड अ डेली हैबिट, तो BACD ढूंढो कहीं पर है क्या, BACD पहला ही ऑप्शन है, BACD ऐसे भरे जाएंगे भाई ये। और देखो आ तो पहला ही भरा, हमने पहला ही भरा है, जब 200 भर देंगे ना तो जितने भी तरीके हैं, जितने भी तरीके होंगे सारे के सारे हमारे टिप्स पर होंगे, इनको भरने के टिप्स पर सारे के सारे। ये देखो जरा, इट हेल्प्स, देखो इट से कभी भी शुरुआत नहीं होगी, इट हेल्प पीपल एक्सप्रेस देयर आइडियाज क्लियरली, क्या,
क्या इट का मतलब क्या है, यह सहायता करता है लोगों की एक्सप्रेस, उनके आइडिया को एक्सप्रेस करना साफ साफ। अब यहाँ पर ये इट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो, कम्युनिकेशन इज एन इसेंशियल स्किल इन द मॉडर्न लाइफ। ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर ये इट लगा रखा हो। इट एक प्रोनाउन है, क्या है, इट एक प्रोनाउन है। देयरफॉर एवरी, देखो देयरफॉर से कभी भी स्टार्टिंग नहीं होगी। देयरफॉर से स्टार्टिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि देयरफॉर एंड में आता है हमेशा, इसलिए देयरफॉर दिखाता है परिणाम, इसलिए एवरीवन शुड ट्राई टू इंप्रूव इट, इसलिए हर किसी को इसको सुधारने की कोशिश चाहिए। दिस स्किल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनल, यह स्किल एक इंपॉर्टेंट रोल करती है ग्रोथ में। देखो, अब देखो यहाँ पर मुझे तो बी से स्टार्टिंग दिख रही है साफ साफ। देखो, कम्युनिकेशन इज एन इसेंशियल स्किल इन मॉडर्न लाइफ, बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प पीपल एक्सप्रेस देयर आइडियाज क्लियरली। दिस स्किल प्लेज एन, स्किल कौन सी, ये वाली कम्युनिकेशन वाली, दिस स्किल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंट ग्रोथ, देयरफॉर एवरीवन शुड ट्राई टू इंप्रूव इट। तो सी से एंड होगा, बी ए डी सी, ढूंढो कहीं बी ए डी सी है क्या, ये रहा ऑप्शन, देखो दोबारा। तो हमने क्या सीखा, इट से शुरुआत नहीं, कभी भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होती। प्रोनाउन के पहले में पहले पता होना चाहिए कि भाई किसके बारे में, ये जो इट प्रोनाउन है ये कम्युनिकेशन के बारे में है, तो कम्युनिकेशन से शुरुआत होगी, देयरफॉर से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देयरफॉर से अगर स्टार्ट कर दिया तो देयरफॉर तो पहले ही परिणाम बता रहा है, इसलिए इसलिए हम इससे कभी भी नहीं कर सकते। तो परिणाम बता रहा है हमें, एवरीवन शुड ट्राई टू इंप्रूव इट, ठीक है। तो देयरफॉर से स्टार्टिंग नहीं होगी, किसी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा 90% केसेस में। तो ढूंढना पड़ेगा प्रोनाउन है किसकी, वो प्रोनाउन किसकी थी, कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन से स्टार्ट होगा। धीरे 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 धीरे, अभी तो 2 ही करे, अभी तो 200 करने हैं। पैसेज, लो भाई पैसेज, पहले पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पैसेज अगर बड़े बड़े हों, अगर पैसेज छोटे हैं, देखो पैसेज 2 तरह के होंगे, एक तो होंगे छोटे, होंगे बड़े। अगर छोटे हैं तो पैसेज पढ़ लो एक बार, फिर सवाल पढ़ लो, आसानी से हो जाएंगे। अगर पैसेज बहुत बड़ा है तो पहले सवाल पढ़ो, ठीक है। रीडिंग बुक्स इज अ गुड हैबिट, इट इम्प्रूव अवर नॉलेज एंड वोकैबुलरी, ठीक है। बुक्स हेल्प अस understand different ideas and cultures. Reading also improve concentration and imagination. In today's digital world, people spend more time on mobile phones, but reading book is still very important. Therefore, everyone should develop the habit of reading daily. ये तो बड़ा आसान पैसेज हमने एकदम पढ़ लिया। अब देखो इसका आंसर भरेंगे, ठीक है। इसने कहा व्हाट इज अ गुड हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो इसमें तो साफ साफ किताबें पढ़ना है गुड हैबिट है। देखो जहाँ रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स हेल्प इंप्रूव, भाई किताब पढ़ने से क्या इंप्रूव होगा, हमने तो पढ़ा था कि इट इंप्रूव अवर नॉलेज एंड वोकैबुलरी। तो नॉलेज एंड वोकैबुलरी देखो ये रहा, इतने आसान भी आएंगे, मैं आपको आसान आसान से लेकर भारी 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 तक लेके जाऊंगा, ठीक है। पहले ही तुम्हें लास्ट के डंडे पर नहीं चढ़ाऊंगा सीढ़ी के, क्योंकि उससे तुम्हारी टांगे चौड़ी हो जाएंगी। व्हाट डज रीडिंग इंप्रूव बिसाइड नॉलेज, नॉलेज के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, नॉलेज के अलावा किताबें क्या इंप्रूव करती हैं, देखते हैं अभी, ठीक है। बुक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डिफरेंट आइडियाज एंड कल्चर, ठीक है। रीडिंग ऑल्सो इंप्रूव कंसंट्रेशन एंड इमेजिनेशन, देखो कंसंट्रेशन एंड इमेजिनेशन। इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन मोबाइल फोन्स। देखो बुक्स कोई नहीं पढ़ रहा, न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ रहा, हर आदमी मोबाइल फोन पर क्या कर रहा है, स्क्रॉल, इंस्टाग्राम की रील्स। चलो, व्हाट शुड एवरीवन डेवलप अकॉर्डिंग टू द पैसेज, भाई पैसेज के अकॉर्डिंग सबको क्या डेवलप करना चाहिए, हमने तो पढ़ते पढ़ते पता लगा लिया था, किताबें पढ़नी है। हैबिट ऑफ स्लीपिंग, ना ना मुन्ना ना, हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी, हैबिट ऑफ रीडिंग डेली, हैबिट ऑफ टॉकिंग मोर, हैबिट ऑफ रीडिंग डेली बुक्स, हैबिट ऑफ रीडिंग डेली, हाँ हैबिट ऑफ रीडिंग डेली, हमें रोज कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। इसी के साथ क्लास नंबर 6 होती है खत्म। अब आपसे मिलेंगे क्लास नंबर 7 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।